भाई के संदेश आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बजट है, जनता का बजट है, लेकिन फिर भी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को सुनना चाहता था कि क्या कमी रह गई, और उनको सुनने के बाद अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कोई कमी नहीं बची है। अध्यक्ष महोदय, बजट पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन बजट के बाद पिछले 48 घंटे के जो डेवलपमेंट्स हुए, उन डेवलपमेंट्स पर मुझे अपनी सरकार के ऊपर फिर से नाज होने लगा है। बजट में हमने कहा था कि कपड़े वालों के ऊपर पहले फलानी फलानी लिमिट के नीचे टैक्स नहीं लगा करता था, फलानी फलानी लिमिट के ऊपर टैक्स लगा करता था। हमें कहा गया था कि उसकी वजह से फर्जी बिल बनाए जाते हैं, चाहे ज्यादा पैसे का माल हो उसको कम पैसे का दिखा के टैक्स की चोरी की जाती है। तो एक टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में बढ़ने के लिए वित्त मंत्री जी ने सारे वो लिमिट हटा दी थी और सारे कपड़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। उसी तरह से फुटवियर के ऊपर था कि फलानी लिमिट के नीचे पहले टैक्स नहीं लगता था और फलानी लिमिट के ऊपर टैक्स लगता था, वो भी उन्होंने सारी लिमिट हटा के सबके ऊपर टैक्स लगा दिया था। बाकी चीजों के ऊपर, कई चीजों के ऊपर वैट कम किया, लोग बहुत खुश हुए। मिठाइयों के ऊपर टैक्स कम किया, वैट, मार्बल के ऊपर टैक्स कम किया, ई रिक्शे के ऊपर टैक्स कम किया, कईयों के ऊपर टैक्स कम किया। लेकिन इन दो चीजों के ऊपर जब टैक्स लगा तो कल बहुत लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, जी पड़ोसी राज्यों के अंदर टैक्स नहीं लगता, यूपी के अंदर इस पे टैक्स नहीं लगता, हरियाणा में टैक्स नहीं लगता, आपने पहली बार टैक्स लगा दिया। ये हम लोगों से छूट हो गई थी कि इस मुद्दे पर जब हम राशनलाइज करने लगे फुटवियर और कपड़े को, हमने कहा भाई ये लिमिट हटा दो, सबके ऊपर बराबर कर दो। तो पड़ोसी राज्य में क्या है ये देखना रह गया। तो उन्होंने कहा, जी अगर आपने ये टैक्स लगा दिया तो दिल्ली से सारा व्यापार, कपड़े का व्यापार उठ के यूपी चला जाएगा, हरियाणा चला जाएगा, फुटवियर का सारा व्यापार उठ के बाहर चला जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा व्यापार नहीं जाने देंगे कहीं दिल्ली से। जब तक हमारी सरकार है, आज इस सदन के माध्यम से दिल्ली के सारे लोगों को मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकार है, एक भी आदमी की रोटी नहीं मरने देंगे। रोटी हम नहीं देते, रोटी ऊपर वाला देता है। सरकार का कोई हक नहीं है कि किसी की रोटी छीने। जिन लोगों की व्यापार है, व्यवसाय है, उनका व्यवसाय बना रहे और लोगों को व्यवसाय मिले। अच्छी सरकार वो होती है कि उसके ऊपर काम करे। अच्छी सरकार वो नहीं होती कि अपनी नीतियों की वजह से जिनका आज व्यापार है वो भी खत्म कर दे। तो उनको हमने कहा था कि आप चिंता मत करो। फिर हमने वैट कमिश्नर से, मैंने और मनीष ने कल रात को बात की, उन्होंने फिर आसपास के राज्यों से पता किया, तो जो व्यापारियों का कहना था वो बिल्कुल सही था कि आसपास के राज्यों में इन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं था। और कल रात को फिर हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि इस टैक्स को हमें वापस लेना है। इससे दो तीन चीजें झलकती है। एक तो ये कि दिल्ली की आम जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कितने आसानी से अवेलेबल हैं कि आज शाम को बजट प्रस्तुत हुआ और कल सुबह लोग अपनी बात रखने के लिए मिलना चाहें तो तुरंत अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। दूसरी चीज, उन्होंने जितने लोग आए थे, किसी ने ये नहीं कहा हम धरना कर देंगे जी, प्रदर्शन कर देंगे जी, हम फलाना कर देंगे, ढिमका। उन्होंने अपनी बात रखी। तो न्यायोचित बात इस सरकार के अंदर, उसके ऊपर कितना तेजी से निर्णय होता है, बिजली की स्पीड से निर्णय होता है इस सरकार में। परसों सदन में बात रखी गई, कल लोग आए और निर्णय बदल लिया गया। हां, हमने यू टर्न लिया, लेकिन हमें ये यू टर्न लेने में बड़ा फक्र महसूस हो रहा है, हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हैं जी? हाँ, ये 15 लाख वाला यू टर्न नहीं है जी। दूसरी तरफ पूरे देश के ज्वेलर्स,
स्वर्णकार, एक गलती केंद्र सरकार से हुई, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई, और मैं तो कहता हूं गलती नहीं हुई, क्योंकि 2012 के अंदर यूपीए सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की कोशिश की थी, जब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विरोध किया था। अब वही एक्साइज ड्यूटी ये लोग लगा रहे हैं। आज 29 दिन से देश के सारे स्वर्णकार सड़कों पे हैं, सारा सर्राफा बाजार बंद पड़ा है पूरे देश का, लेकिन उनकी जिद है कि हम जनता का काम नहीं करेंगे, जनता के हिसाब से काम करेंगे। ये फर्क है, ये दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। एक तरफ है केंद्र सरकार जो जिद्दी है, अहंकारी है, ढीठ है और लोगों के खिलाफ काम करती है, और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार जो 48 घंटे के अंदर जनता कहती है जी आपसे गलती हो गई, हम कहते हैं जी हाँ गलती हो गई, मान ली अपनी गलती और हम अपना निर्णय वापस ले लेंगे। कई व्यापारियों ने कल मेरे को, आज सुबह जब पता चला टीवी के ऊपर आने लगा, वित्त मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था कि वापस ले रहे हैं, तो कई व्यापारियों ने कहा जी हम सोचा करते थे, ये फेमस भी है कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, कहते जी पहली बार पता चला कि असली व्यापारियों की पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। सारे देश के आज स्वर्णकार आम आदमी पार्टी के साथ हैं, व्यापारी आम आदमी। अभी भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, खूब चल रहा है कि जी इतना तेजी से निर्णय लेने वाली हमने कोई सरकार आज तक भारत के अंदर नहीं देखी, जो 48 घंटे की 24 घंटे के अंदर यूं निर्णय लेती है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जैसे हमने किया वैसे ही केंद्र सरकार अब अपनी जिद छोड़े, ढीठ छोड़े और ज्वेलर्स का भी एक्साइज ड्यूटी वापस ले ले। अब मैं बजट पे आता हूं। लोग कह रहे हैं जी ये जादुई बजट है, मैजिक है, इसमें टैक्स कम हो गया, कलेक्शन बढ़ गया, बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, 2,000-2,500 करोड़ रुपए के पानी के पुराने बिल माफ कर दिए। कई लोग ऐसे हैं 3-3 लाख रुपए का बिल माफ हो गया, 4-4 लाख रुपए का बिल माफ हो गया, 50-50 हजार रुपए का बिल माफ हो गया लोगों का, 2 से 2,500 करोड़ रुपए के पुराने लोगों के बिल माफ कर दिए। किसानों को मुआवजा सबसे ज्यादा 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से पूरे देश के अंदर मुआवजा दे दिया। किसी सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने भी नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया, सबसे ज्यादा मुआवजा दे दिया। शहीद होने वाले पुलिस वालों और सैनिकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दे दी। सारे अस्पतालों में दवाइयां अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑल इंडिया मेडिकल में पैसे लगते हैं, सफदरजंग में पैसे लगते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए, और फिर भी बजट प्रॉफिट में चला गया। तो लोग कह रहे हैं ये जादू कैसे किया आप लोगों ने, ये कैसे हो गया? तो ये जादू का एक ही कारण है जी, आज दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। एक ही कारण है इसका, आज दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। अभी पिछले दिनों 2 घटनाएं घटी। एक, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने और इनके डिपार्टमेंट ने मिलकर फ्लाईओवर बनाया। वो पुरानी कांग्रेस की सरकार में फ्लाईओवर बनना चालू हुआ था, उन्होंने 325 करोड़ रुपए सैंक्शन कॉस्ट थी उसकी। जब हमारी सरकार बनी 10% फ्लाईओवर बना था बस, हमने उसको टाइम के 2 महीने पहले पूरा कर दिया, 2 महीने पहले टाइम के पूरा कर दिया, और 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ रुपए में हमने बना लिया। उसी तरह के 3 फ्लाईओवर बनाए, तीनों फ्लाईओवर में मिला के 350 करोड़ रुपए बचा लिए हम लोगों ने, टाइम के पहले बचाए और 350 करोड़ रुपए बचा लिए हम लोगों ने। आज तक पूरे 65 साल के भारत के इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ कि 300 करोड़ की चीज 200 करोड़ में बने। 300 करोड़ की चीज 1,500 करोड़ में तो बनती है। अभी 1 मिनट सर, अभी प्रधानमंत्री जी ने हाजीपुर में बिहार के अंदर एक रेल रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। वो रेल रोड फ्लाईओवर 600 करोड़ का बनना चालू हुआ था। 5 साल बाद जो डेट थी बनने की, उसके 5 साल बाद बना,
5 साल लेट हो गया और 3000 करोड़ रुपए का बन के तैयार हुआ। 600 करोड़ का फ्लाईओवर 3000 करोड़ का, हमारा 300 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ का। तो हमने 300 करोड़ का 200 करोड़ में जब 100 करोड़ नहीं बचाए हमने। ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार होती तो वो 300 करोड़ का 1500 करोड़ में बनता। हमने 1200 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए बचाए हम लोगों ने। 1300 करोड़ रुपए बचाए हम लोगों ने। तो जो जनता में आश्चर्य हो रहा है कि इतना काम कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया इतना काम। एक फ्लाईओवर में 1300 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। तो जनता का पानी मुफ्त कर दिया, जनता की बिजली मुफ्त कह रहे हैं। हमने बिजली पे 1400 करोड़ की सब्सिडी दी है। एक फ्लाईओवर में निकल आई हमारी बिजली की सब्सिडी। हमने पानी की सब्सिडी दी है, दूसरे फ्लाईओवर में पानी की सब्सिडी निकल आई। हमने बिजली, दवाइयां मुफ्त कर दी, तीसरे फ्लाईओवर में दवाइयां निकल आई। कांग्रेस के टाइम में कॉमनवेल्थ खेल याद करो। आज मैं इंटरनेट पे देख रहा था, टॉयलेट पेपर $2 का टॉयलेट पेपर $80 में खरीदा करते थे। सोप डिस्पेंसर $2 का $60 में खरीदा करते थे। $98 का शीशा $220 में खरीदा था। हमारे यहां उल्टा होता है, $2 का होता है तो ये बैठ के 1 घंटा उससे कहता है कि $2 नहीं $1.5 दे उसका। इस तरह से, उसी तरह से एक ITI बनी अभी मंगोलपुरी में राखी के यहां, वो 24 करोड़ की बननी थी, 16 करोड़ में बना दी, 8 करोड़ रुपए के बचा लिए उसके अंदर। इस तरह से ये सारा पैसा आ रहा है जी। परसों बजट प्रेजेंट हुआ। परसों बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा CCTV कैमरे लगाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जितने डार्क स्पॉट्स हैं, 42,000 डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वहां सारे खंबे लगाएंगे, बिजली के खंबे लगाएंगे, बिजली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लगाएंगे पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। परसों शाम को बजट पास हुआ। आज सवेरे मेरी माननीय LG साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से मीटिंग भी हो गई, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना और उसके इंप्लीमेंटेशन का खाका भी तैयार कर लिया हम लोगों ने। तो बिजली की स्पीड से काम करती है सबसे तेज सरकार। वो चैनल वाले नहीं, अभी साथ देंगे, मैं अभी उस पर भी आ रहा हूं। अब पूरे दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है जी। एक अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार है। पहले आप लोगों को याद है, अभी तक कहा जाता था अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। सारे कहते थे अमेरिका से ये सीखो, अमेरिका से वो सीखो। मोदी जी भी गए हैं सीखने के लिए। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं दिल्ली से सीखो। उसमें क्या थी हेडलाइन उसकी थी अखबार की, अमेरिका शुड लर्न फ्रॉम लॉ क्लिनिक्स ऑफ दिल्ली फॉर पब्लिक हेल्थ सेक्टर। तो अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हम दिल्ली वालों का सीना चौड़ा हो गया कि पूरा दुनिया कह रही है कि दिल्ली वालों से सीखो। यार क्या कमाल कर दिया दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने कमाल कर दिया। तो पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हो रहे हैं गवर्नेंस के, पूरी दुनिया के अंदर। अभी फॉर्चून मैगजीन आई, फॉर्चून मैगजीन में ऑड इवन जो हम लोगों ने सबने लागू किया था, ऑड इवन की इतनी चर्चा, इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ हुई। आपने ऑड इवन को भी बुरा कह दिया। सारी दुनिया तारीफ कर रही है जी, दिल्ली के लोग खुश है, उसको भी। तो इसीलिए पूरी, और फॉर्चून मैगजीन ने मुझे सम्मान नहीं दिया, दिल्ली के लोगों को सम्मान दिया। ऑड इवन मैंने नहीं किया था। आप सोच के देखो, 1 जनवरी को जब ऑड इवन लागू हुआ था, अगर दिल्ली के लोग कहते नहीं मानते तो क्या कर लेते हम लोग? सरकार 2-2 हजार पेनल्टी, कितनों पे पेनल्टी लगा लेती, कितने इंस्पेक्टर लगा लेती, फेल हो जाता। सारी दिल्ली की जनता ने साथ दिया था। कम से कम 20 लाख गाड़ियां रोज उतरती हैं जी, उसमें से 200 गाड़ियों के ऊपर केवल चलान हुआ एक दिन में। तो पूरी दिल्ली के लोगों ने साथ दिया था। फॉर्चून मैगजीन ने पूरी दिल्ली के लोगों को सम्मान दिया। तो सारी दुनिया में डंके बज रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है ये ग्रीन गवर्नमेंट है, कोई कह रहा है ये ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, कोई कह रहा है ये प्रो पीपल गवर्नमेंट है। अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल लिखा हुआ था किसी ने
कि अगर बजट बनाना है तो इनसे सीखो। इन्होंने टैक्स कम कर दिया और 17% रेवेन्यू बढ़ गया इनका। तो उसमें लिखा हुआ था कि बजट बनाने की कला इन्हीं लोगों को आती है। तो जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, चुनाव में जाते थे तो लोग ये मीडिया वाले और ऑपोजिशन वाले कहा करते थे इनको गवर्नेंस नहीं आती, इनको धरना करना आता है। तो हमें धरना भी करना आता है जब धरना देना, और गवर्नेंस भी करनी आती है जब गवर्नेंस करेंगे। आज सारी दुनिया में डंका बजा हुआ है दिल्ली सरकार की गवर्नेंस का। तो एक तरह से एक नई किस्म की गवर्नेंस दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया देख रही है। अब मैं इस सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। एक नई किस्म की राजनीति दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। अभी तक यह माना जाता था कि विपक्ष का काम केवल सत्ताधारी पार्टी को गालियां देना है। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस धारणा को बदल देते हैं आपसे। आज से हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने, जैसे अभी प्रधान साहब ने कहा, वो आए थे मेरी यहां दिवाली के ऊपर, उन्होंने कहा जी स्कूल बनाने हैं। मैंने तुरंत मनीष को फोन किया। मनीष ने कहा जमीन की किल्लत है, लेकिन फिर कपिल से बात हुई, मनीष से बात हुई, जमीन का टुकड़ा भी ढूंढा गया, जमीन अलॉट भी कराई गई। अब वो जो बता रहे हैं जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को भी जल्दी दूर करेंगे। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कई बार आते हैं, अपने जितने भी विधानसभा के काम है दूसरों के मैं करूं ना करूं, लेकिन ऑपोजिशन वालों के जरूर करते हैं हम लोग। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम इनको अपना साथी मानते हैं। अपने विधानसभा जो है वो केवल सत्ताधारी पार्टी से नहीं चलती, विधानसभा का अभिन्न अंग विपक्ष है। तो मैं एक प्रस्ताव ये रखना चाहता हूं कि एक नई किस्म की राजनीति शुरू करते हैं। जब दिल्ली में इस नई गवर्नेंस का इतिहास लिखा जाएगा तो कोई ये नहीं लिखने वाला कि इन्होंने कितनी लड़ाई करी थी, वो ये लिखेंगे कि इन्होंने मिलकर कितना काम किया था। तो अगर हम लोग मिलकर काम कर सकें, हमारी सरकार में जितनी कमियां हैं, मैं जब हमारे साथी भाषण देते हैं तो कई बार अपना कमरे में बैठ के काम करता रहता हूं, लेकिन आपका भाषण सुनने जरूर आता हूं मैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं हमारी क्या कमी रह गई और उस कमी को हम दूर करना चाहते हैं। सर स्पीकर साहब चेयरपर्सन है तो वो उनको अब विधानसभा भी संभालनी होती है अपने तरीके से। मेरे साथ समय की सीमाएं भी हैं। आप हमारी कमियां निकालिए, हम कमियां पूरी करेंगे। लेकिन हमारे जो काम केंद्र सरकार में फंसे हुए हैं वो काम आप हमारे करा दीजिए प्लीज। ये सदन के सामने आज मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि एक मिनट, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा सर, कुछ भी गलत। मैं ये कह रहा हूं कि काम बांट लेते हैं। दिल्ली सरकार में जितने होने वाले काम हैं आप हमें बताते जाओ, हम सारे आपके काम कराएंगे। दिल्ली सरकार के अंदर जितने काम है हम कराएंगे। और केंद्र सरकार में जैसे कल आपने 2-3 मुद्दे उठाए थे, जैसे शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुद्दा, अब वो बिल पास किया था हम लोगों ने, ईमानदारी के साथ किया था, वो बिल फंसा पड़ा है। अब मैं आ रहा हूं, आप कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो किया, उस पर भी आ रहा हूं मैं। अब मैं विधानसभा के सामने कुछ वो रख रहा हूं। हमने जब 18 नवंबर को या 19 नवंबर को विधानसभा का सत्र पिछला हुआ था, जो जिसमें 18 नवंबर को 18 नवंबर के पहले हमारे ये सारे बिल विधानसभा में आने थे, ऐसा विचार था। जीएनसीटी एक्ट की धारा 26 के अंदर लिखा है, जीएनसीटी एक्ट में लिखा है कि कुछ कानूनों की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन जीएनसीटी एक्ट की धारा 26 में लिखा है कि अगर प्रायर अप्रूवल ना लो और विधानसभा पास कर दे तो एक तरह से कानून ने विधानसभा को सम्मान दिया है कि विधानसभा पास कर दे तो बाद में भी अप्रूवल ली जा सकती है। तो हमने किसी को फोन किया, नाम बताना ठीक नहीं है, बहुत सीनियर आदमी को एमएचए में फोन किया। हमने उनसे पूछा, हमने कहा जी ये प्रायर अप्रूवल नहीं ली, ये कमी है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। कल विधानसभा शुरू हो रही है, अगर आप कहो तो विधानसभा का सत्र स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करके पोस्टपोन करा देते हैं 1 महीने के लिए, प्रायर अप्रूवल के लिए भेज देते हैं सारे बिल। और अगर आप कहो तो कल हम विधानसभा में बिल प्रस्तुत कर देते हैं और फिर आप पोस्ट अप्रूवल दे देना। उन्होंने कहा नहीं, विधानसभा कर लो और फिर आप अपने बिल भेज देना। उस
परिप्रेक्ष्य में मैं उनको भी दोष नहीं दे रहा जिससे भी बात हुई थी, उस घटनाक्रम में ये बिल सारे पेश किए गए। उसके बाद जो भी मजबूरी रही कि वो बिल पास नहीं किए गए। अब हम पिछले 1 महीने से ये चक्कर लगा रहे हैं कि भाई अगर पास नहीं करने हमारे बिल वापस कर दो, रख के तो मत बैठो। हमारे बिल वापस कर दो, हम अब प्रायर अप्रूवल ले लेंगे, या प्रायर अप्रूवल दे दो, हम विधानसभा में पास कर। वो कुछ नहीं कर रहे, उसमें सांप की तरह वो कुंडली लगा के बैठे। अब मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वो हमारे बिल वापस ला दो आप। मैं सहमत हूं आपसे, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। अब मैं बताता हूं, हमारे एनएसआईटी का बिल जो इन्होंने बताया, सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी का बिल, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई प्रायर अप्रूवल का चक्कर नहीं है, बिल्कुल सारे तरीके से पास हुआ है, लेकिन वो अभी तक वहां से क्लियर नहीं हुआ। पहला जो सत्र के जो बिल है उनको क्लियर करा दो। पहले सत्र वाले में एक भी बिल के अंदर कोई कमी नहीं है। पहले सत्र के जो जून के महीने में बिल पास हुए थे वो अभी तक क्लियर नहीं किए एमएचए ने, तो वो प्लीज पास करा दो। दूसरा, 1 मिनट, आज काम बांट लेते हैं सारे, मेरे पास भी है जी। दूसरे कुछ ऐसे बिल हैं जिसके अंदर सेंट्रल कानून से विरोधाभास है, रिपग्नेंसी जिसको कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है रिपग्नेंट बिल पास करने की, बशर्ते उसके बाद प्रेसिडेंट उसकी सैंक्शन दे दें। तो हमने पास कर दिए, अब प्रेसिडेंट साहब के पास सैंक्शन के लिए भेजे हुए हैं, उनको प्रेसिडेंट के पास से सैंक्शन की या तो जल्दी करवा दो, उसमें भी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, प्रायर अप्रूवल नहीं ली गई, या तो आप उनको वापस करा दो, प्रायर अप्रूवल लेके दोबारा पास करा लेंगे, और या वहां पे पास करा दो। तीसरे वो बिल हैं जिनमें कोई रिपग्नेंसी नहीं है लेकिन प्रायर अप्रूवल लेनी थी, टेक्निकल फॉल्ट है, सेक्शन 26 के अंदर वो पास किए जा सकते हैं, उनको पास करा दो। तो आज हमारी पूरा सदन, मेरे को सारे पता है जी, ये 3 ही कैटेगरी। अच्छा चलो ये मान लेते सॉल्यूशन निकले। मेरी आपसे वो ठीक हो, बिल्कुल वापस ले आते हैं, एक बारी वापस करा दो, सारे बिल को प्रायर अप्रूवल ले लेते हैं, वो आप जल्दी करा देना और इस विधानसभा से हम पास करा देंगे। आप खुद जानते हैं, लॉ डिपार्टमेंट जो है, लॉ सेक्रेटरी जो है, वो बिल वेट कराने में लगे हुए हैं, और इसमें जो ये 17 बिल है टोटल, एक निकाल दो इसमें से जो आपके पास आ चुका है, जो ये वाला बिल था जिसमें सिटीजन चार्टर वाला, उसके अलावा 16 बिल है, नहीं आया, ये भी नहीं आया, 3 है जी, ये भी नहीं आया। ये तो चलिए ये तो एलजी साहब से आप बात करिए, ये क्यों नहीं आया, ये एलजी साहब आपको जरूर डेफिनेट इसको। सर आप करिए ना, ये जिम्मेदारी अब हम बांट रहे हैं जिम्मेदारी। एलजी साहब से अब आप बात करिए। देखिए मुख्यमंत्री आप हैं और ये आपकी नहीं, मैंने ऑलरेडी बात की है। एक बार पूरी करने दो। मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो अब भाई मुख्यमंत्री आप है, आप ही करो। मैं इसी राजनीति को बदलने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कोई भी प्रायर अप्रूवल की वजह से नहीं रुका है, प्रायर अप्रूवल तो सारे तो सब में ही होनी चाहिए थी, लेकिन रिपग्नेंट है 5 बिल और 3 बिल ऐसे हैं जो इस यहाँ पर टेबल पर प्लेस नहीं हो सकते थे, जो आपने किए। रिपग्नेंट वाले बिल भी विधानसभा पास कर सकती है, उसके पास पावर है, लेकिन उसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए। आप ये सारे बिल वापस ला दीजिए, हम प्रायर अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन जल्दी ला दीजिए इन बिलों को वापस, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी एसीबी वापस दिलवा दीजिए। हमारी एसीबी वापस दिला दीजिए। 49 दिन की सरकार याद करो, दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई थी पूरे दिल्ली के अंदर, और जैसे ही हमारी नई सरकार बनी, पहले 4 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद हो गई थी। आज फिर से रिश्वतखोरी हो रही है, मेरे को पता है दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी हो रही है। उसको रोकने के लिए एसीबी बहुत जरूरी है। आज किसी का फायदा नहीं हो रहा, ना आपका फायदा हो रहा,
ना केंद्र सरकार का फायदा हो रहा, ना हमारा फायदा हो रहा, ना जनता का फायदा हो रहा। अगर आप इसे आज ऐसी भी कुछ नहीं कर रही, आप वो कर दो तो हाईकोर्ट से केस वापस ले लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। तीसरा, डीडीए से जमीन दिला दो। अस्पतालों की जमीन नहीं दे रहे इन्होंने। ये 10 अस्पताल हम पैसे भी देने को तैयार हैं, 10 अस्पतालों के पैसे देने को तैयार हैं। पिछले साल के बजट में हमने जमीनों के पैसे का बजट लगा रखा था, जमीन नहीं दे रहा डीडीए, पैसे से भी नहीं दे रहा। हम तो फ्री में नहीं मांग रहे, पैसे से भी नहीं दे रहा। 10 प्लॉट। अच्छा, आपको सारा हिसाब दे देंगे, आप डीडीए से जमीन दिलवा देना। उसके बाद आप जरा सा एमसीडी और दिल्ली सरकार के लिए थोड़ा पैसा दिलवा दो केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेती है केंद्र सरकार। फाइनेंस कमीशन में हमको कुछ भी पैसा नहीं मिलता जी। सर वो सफाई तो लेते, पूर्ण राज्य नहीं, दिल्ली की सफाई तो होती है। दिल्ली, आप 1.25 लाख करोड़ रुपए दिल्ली वालों के ले लोगे और हम लोगों को बदले में तो मैं इसी बात एक मिनट मेरा आज सदन में यह प्रस्ताव है कि विपक्ष आज से एलजी साहब और केंद्र सरकार से सारे प्रस्ताव पास कराने की जिम्मेदारी ले ले और दिल्ली सरकार में आपके जितने काम कहोगे, जो कहोगे, वो दिल्ली सरकार में हम कराने के लिए तैयार हैं। मंजूर है जी सबको? एक बारी मेज थपथपा के सारे। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जी। असली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये है। मैं एक ही चीज, भाई आईएसआई से दोस्ती कर सकते हो, नवाज शरीफ से दोस्ती कर सकते हो, बताओ हमारे में ऐसी क्या कमी है? आईएसआई को गले लगा सकते हो, बताओ हमारे में क्या कमी है हम लोगों में जो, तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।